एक दूर गांव माधोपुर में नमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। नमन इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। नमन के पास भले ही अपने खाने को कुछ न हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह नमन खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना हुआ। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर नमन अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद नमन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है, लेकिन नमन को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बे को देखने लगता है, जिसमें अनाज का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब नमन घर से निकलता है। तभी उसे गांव का बद्रीनाथ देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी नमन को बुलाता हूँ, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है यह भी। अब बद्रीनाथ नमन को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है बद्री भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बद्रीनाथ मन में सोचता है, बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर बद्रीनाथ नमन से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है, लेकिन नमन तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद बद्रीनाथ नमन से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया नमन भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद नमन थक जाता है और अब वह लाला रामलाल की दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। नमन नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी किशन अपनी पत्नी राधा को पीट रहा है। अरे अरे किशन, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे नमन बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह राधा से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर किशन फिर से अपनी पत्नी राधा को मारने लगता है, लेकिन नमन से यह सब देखा नहीं जाता और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे नमन भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा, फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। नमन ने कुछ पैसे किशन को देते हुए कहा, अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से, और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवाकर अच्छी से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा?
बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत नमन से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो महेंद्र। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, नमन भाई गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस महेंद्र के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। नमन हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग नमन को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या नमन की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो नमन ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना नमन आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा नमन हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग नमन को सरपंच बना देते हैं। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा, और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है, और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो नमन को बिल्कुल पता नहीं चलता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच नमन ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर नमन से सवाल करते हैं। नमन बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। यह सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब नमन गांव को छोड़कर चला जाता है। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद नमन काफी दूर आ जाता है। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों ने मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा। आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों की राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच महेंद्र को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें नमन भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और नमन का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमियों को बातें करते हुए सुनता है, जो नमन के बारे में बात कर रहे थे। अब वह नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों नमन के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में नमन ने आत्महत्या कर ली है, और ये करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। सरपंच खुश होकर सोचता है, इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, ये बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं।
नमन ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि नमन ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि नमन ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद नमन सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने नमन है। मालिक, ये नमन का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। नमन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच डरते डरते बोला, वही रुक जा नमन का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, न कि नमन ने। नमन सबके सामने आया और बोला, आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हों, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने हैं। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह नमन को गांव का सरपंच बनाते हैं और नमन से माफी मांगते हैं कि वे सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा।